नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राम संस्कृत क्लासेस। तो छात्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के लिए सब्जेक्ट संस्कृत, जिसमें हम लोगों ने पत्र लेखन, बहुविकल्पीय प्रश्न आदि का अध्ययन कर लिया है। उसी पेपर में एक प्रश्न नंबर 4 पे आता है कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। तो काफ़ी लोगों की कमेंट आई कि सर संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाएं। तो कुछ अनुवाद हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हम लोग उन्हीं के चर्चा कर लेते हैं। और वही यानी कि जितने भी विगत परीक्षा में अनुवाद पूछे गए हैं वहीं में से हर साल रिपीट करके यानी घूम के वही सब अनुवाद आते हैं। तो हम क्रमशः सभी वर्षों के पेपर के भी जितने अनुवाद हैं उन्हीं का अध्ययन कर लेंगे और हमारे अनुवाद लगभग क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अब यह समय नहीं रहा बचा है कि हम लोग क्रमशः अनुवाद कैसे बनाया जाता है, बनाने की विधि सीखें आदि। समय बहुत कम है, तो जितना भी अनुवाद आया है वो कैसे बनेगा उस पर ही हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा ये 2024 के प्रथम पाली का पेपर है। इस पाली में जितने भी अनुवाद आए थे उन अनुवादों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला जैसे आता है प्रश्न नंबर 4 नंबर पे रहता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करिए। आपको 10 अनुवाद मिलता है, उसमें से सिर्फ 6 अनुवाद बनाना होता है। तो जो आपको आसान लगे उन 6 अनुवादों को बनाना है। तो हम यहाँ 10 अनुवादों को पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे पहला है अनुवाद, मेरा घर पटना में है। तो हम लोगों को यहाँ पर आसान शब्दावली का प्रयोग करके अपने अनुवादों को बनाना है। जैसे मेरा का संस्कृत होती है मम माने मेरा, मेरी और मेरे, तीनों का संस्कृत ही होती है मम। बहुत लोग माँ में हलंत लगा देते हैं, लेकिन हलंत नहीं रहेगी। तो मम घर का हो जाएगा मम गृह या गृहम। पटना में है, तो जहाँ पर में होता है वहाँ पर अधिकरण रखता है सप्तमी विभक्ति। तो पटना के यदि नहीं पता है तो पटना नगर का लगा लेते हैं नगरे। तो इसमें हम और आसान बना लेते हैं पटना नगरे। मम गृहम पटना नगरे है का हो जाएगा अस्ति। यदि यहीं पर बहुवचन होता तो हो जाता संति, एक वचन है तो अस्ति। तो मम गृहम पटना नगरे अस्ति, मेरा घर पटना नगर में है या पटना में है। फिर दूसरा है जो ऐसा अनुवाद है, नदी के दोनों तरफ पेड़ है। ये ऐसे अनुवाद बहुत बार परीक्षा में पूछते हैं और यह परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, या कह लीजिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नदी के दोनों तरफ पेड़ है, कभी पूछ लेता है गाँव के, विद्यालय के, यानी कि दोनों तरफ या चारों तरफ, ऐसे प्रश्न पूछता है। तो नदी के, तो बहुत से लोग यहाँ पर लगाएंगे के है, तो का की के षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर षष्ठी नहीं होगा, यहाँ पर द्वितीया विभक्ति लगेगी, क्योंकि एक समास कारक में सूत्र है अभिता परिता समया निकषा हा प्रतियोगे, यानी कि जहाँ पर अभिता परिता समया निकषा या हा आए या प्रति आए तो वहाँ पर द्वितीया विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर षष्ठी होनी चाहिए थी, के है, लेकिन यहाँ षष्ठी नहीं होगी तो द्वितीया हो जाएगी। तो नदी का द्वितीया हो जाएगा नदीम। अभितः माने दोनों ओर, अभितः माने भी दोनों ओर होता है और उभयतः माने भी दोनों ओर होता है। तो अभितः माने दोनों ओर। वृक्ष पेड़ हैं, तो पेड़ बहुवचन है तो बहुवचन हो जाएगा वृक्षा वृक्षौ वृक्षाः, वृक्षाः। और हैं तो ये भी बहुवचन होगा अस्ति अस्तः सन्ति। यह हमारा बन गया अनुवाद नदीम अभितः वृक्षाः सन्ति। यदि अभितः भी कर सकते हैं और इसका एक उभयतः भी आता है, या तो आप उभयतः भी लिख सकते हैं। उभयतः माने भी होता है दोनों तरफ, अभितः माने भी दोनों तरफ। और कहीं कहीं पे पूछ लेता है कि चारों तरफ, तो चारों तरफ की क्या होती है, सर्वतः माने होता है सब तरफ, यानी सभी ओर। सभी ओर माने होता है सर्वतः सभी ओर। और परितः माने होता है चारों ओर, चाहे अभिता है, चाहे परिता है, चाहे सर्वता है, चाहे उभयता है, चाहे हा है या प्रत्यय है, यानी इनका योग होता है। तो जहाँ पर यहाँ पर
षष्ठी संबंध होने वाला था वहाँ पर द्वितीया विभक्ति हो जाती है। अभिता परिता समया निकषा हा प्रतियोगे द्वितीय सूत्र से यहाँ पर द्वितीया विभक्ति हो जाती है। आइए प्रश्न देखते हैं। अनुवाद नंबर 3, नदियों में गंगा सबसे अधिक है। यह जो अनुवाद है यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी से मिलते जुलते ही अनुवाद आते हैं। तो नदियों में तो क्या हो जाएगा, नदीसु, नदीसु गंगा, गंगा का गंगा ही रहेगा, या चाहे आप गंगा इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से यह गंगा सबसे शुद्ध है। सबसे अधिक तो सर्वेषां अधिकः पवित्र हो जाएगा, पवित्रा अस्ति है। तो हमारा अनुवाद हो गया, नदीसु गंगा सर्वेषां अधिका पवित्रा अस्ति। अनुवाद बनाते वक्त एक बात को ध्यान देना है, कहाँ पर हम अनुस्वार लगाएं और कहाँ पर माँ लगाएं। तो जहाँ पर हमें वाक्य में, जैसे यहाँ पे देखिए ग्रहम के बाद हमने अनुस्वार लगाया है और यहाँ सर्वेषां में माँ लगाया है। तो जहाँ पर हम वाक्य में यदि अनुस्वार के बाद स्वर आता है तो वहाँ पर माँ रहेगा हलंतयुक्त, और यदि वाक्य में कोई व्यंजन आता है तो वहाँ पर हमारा क्या रहेगा, विसर्ग यानी अनुस्वार रहेगा, बिंदी रहेगी। जैसे यहाँ अभिता है, नदीम, ये भी सही है, यानी कि यदि आप विसर्ग लगा देते हैं यानी कि अनुस्वार लगाएं या माँ लगाएं तो उसको कोई काट गलत नहीं कर सकता, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से सही है। जैसे नदीम ऐसे लिखे हैं तब भी ये सही है, क्योंकि नदीम अभिता फिर भी सही है। यदि सर्वेषां ऐसे भी लिखते हैं तो सही है, यानी कि लेकिन व्याकरण की दृष्टि से ये अनुस्वार था तो इसको माँ ही क्या होगा, सही होगा, क्योंकि माँ के बाद क्या आता है, स्वर आता है। यदि स्वर आएगा तो वहाँ पर माँ रहेगा, और यदि कोई व्यंजन आएगा तो माँ का अनुस्वार हो जाएगा, और यदि लास्ट में लिख रहे हैं सबसे लास्ट में तब भी वहाँ पर माँ ही रहेगा हलंत युक्त। आइए, ये रहे पहला, दूसरा, तीसरा, इसी तरह के 10 अनुवाद हैं, उन सभी का क्रमशः अध्ययन कर लेते हैं। आइए देखते हैं। घ नंबर लिखा है, वह शिक्षक से पढ़ती है। देखिए यहाँ पर आप अनुवाद बनाते वक्त लिंग का भी विशेष ध्यान देना है कि जैसे पर यहाँ पर लिखा है पढ़ती है, अर्थात क्या होगा, स्त्रीलिंग है। तो वह क्या क्या होगा, वह का 3 रूप होता है, सह, सा और तत्। देखिए सह और सा और तत्, तीनों का मतलब होता है वह, तीनों का भी मतलब होता है वह। लेकिन यदि पुल्लिंग में रहेगा तो सा होगा, स्त्रीलिंग में रहेगा तो सा होगा, और नपुंसक लिंग में रहेगा वह तो तत् होगा। तो यहाँ पे पढ़ती है क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए वह की संस्कृत होगी सा। शिक्षिका से, शिक्षक से तो शिक्षिकात, पंचमी लग जाएगी और हो जाएगा शिक्षकात, शिक्षकात। पढ़ती है तो पठती, शिक्षकात पठती, वह शिक्षक से पढ़ती है। यह अनुवाद हो गया हमारा। से पढ़ती है तो से के में लग जाएगा आपका पंचमी विभक्ति। आइए, उद्यान में फूल खिले हैं, तो जहाँ पर में और पर होता है तो वहाँ पर होती है सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ पर उद्यान में है तो उद्यान एक है, तो यानी सप्तमी विभक्ति का एक वचन बालके की तरह बन जाएगा उद्याने। उद्याने फूल खिलते हैं, तो फूल कितने हैं, बहुवचन, तो फूल का बहुवचन होगा पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि हो जाएगा पुष्पाणि। उद्याने पुष्पाणि खिलते हैं कि संस्कृत हो जाएगा विकसति, विकसतः, विकसन्ति। तो यानी कि उद्यान में फूल खिलते हैं हो जाएगा उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। आइए, अगला है लड़के गेंद से खेलते हैं। यह जो अनुवाद है कई बार रिपीटेड है, बार बार पूछता है। लड़के गेंद से खेलते हैं, तो लड़के कितने हैं, खेलते हैं यानी कि बहुत से हैं, तो हो जाएगा बालकाः। बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की हो जाएगी। कर्ता, कर्ता बहुवचन का हो गया बालकाः। गेंद से, तो गेंद की संस्कृत क्या हो जाएगी, कंदुकम। क्या हो जाएगी,
कंदुकम, लेकिन से है तो यानी गेंद के द्वारा खेलता है तो तृतीया विभक्ति कंदुकेन। तो बालका कंदुकेन क्रीडति, क्रीडता, क्रीडन्ति, क्योंकि बहुवचन है तो क्या हो जाएगा क्रीडन्ति, क्रीडन्ति। तो हमारा वाक्य बन जाएगा बालकाः कंदुकेन क्रीडन्ति, यानी बालक गेंद से खेलते हैं। अगला देखिए लिखा बिहार की राजधानी पटना है। बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछता है, कई बार पूछा गया है, तो इसको बनाते हैं बिहारस्य राजधानी, बिहारस्य या बिहार राज्यस्य। राजधानी का राजधानी ही रहेगा संस्कृत, राजधानी का राजधानी, पटना का पटना ही रहेगा, और अस्ति माने है। यह इसको आप टिक कर लीजिए, या वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है कि बिहार की, या पूछ लेगा बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य से राजधानी पटना अस्ति है। इसके बाद है संस्कृत देवताओं की भाषा है, तो संस्कृत का हो जाएगा संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत देवानाम, संस्कृत, संस्कृत का संस्कृत ही रहेगा, देवता नाम माने देवताओं की, बहुवचन देवता नाम माने देवताओं की, भाषा का मतलब भाषा, अस्ति माने है, संस्कृत देवताओं की भाषा है, या देवा भाषा अस्ति, संस्कृत देवा भाषा अस्ति, या संस्कृत देवा नाम भाषा अस्ति, या इसको हम कह सकते हैं संस्कृत देवा भाषा अस्ति, या संस्कृत देव भाषा है, या देव भाषा अस्ति, ये भी हम बना सकते हैं। यदि और इसको आसान करें तो हो जाएगा संस्कृत देव भाषा अस्ति, देव भाषा, और भी हो जाएगा संस्कृत देव भाषा अस्ति, और भी आसान शब्दों में सही बन जाएगा। इसके बाद है कल मंगलवार होगा। तो यहाँ पर जब कल शब्द आए तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना है कि यहाँ किस काल का है, क्योंकि कल दो होते हैं, एक होता है आने वाला और एक होता है बीता हुआ, क्योंकि कल होते हैं दो, एक होता है आने वाला और एक होता है बीता हुआ। तो आने वाले की संस्कृत दूसरी रहती है और बीता हुआ की दूसरी। तो आने वाले की जो संस्कृत होती है वो होती है स्वा, स्वा माने आने वाला कल, और बीता हुआ की रहती है ह्या, ह्या माने बीता हुआ कल, ह्या माने बीता हुआ कल, और स्वा माने आने वाला कल। तो यहाँ पर कल मंगलवार होगा, होगा मतलब भविष्य की बात है, आएगा, तो यहाँ पर कल की जो संस्कृत होगी हमारा हो जाएगा स्वा, स्वा, मंगलवार का हो जाएगा मंगलवार, होगा का भविष्यति, क्या हो जाएगा भविष्यति, स्वा मंगलवार भविष्यति, कल मंगलवार होगा। आइए अगला है यह सुंदर चित्र है। अगला क्या है? यह सुंदर चित्र है। आइए अगला अनुवाद है यह सुंदर चित्र है। तो जहाँ पर यह लिखा है तो यह के भी तीन संस्कृत होते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इसका एक होता है इदम और एक होता है इयम और एक होता है अयम। तीनों का मतलब ही होता है यह, तीनों का मतलब क्या होता है यह। लेकिन हमें तीन में से अब यहाँ पे किसको प्रयोग करना है, यह विशेष ध्यान देनी होती है कि इदम माने भी यह, इयम माने भी यह और अयम माने भी यह। तो जो नपुंसक लिंग होगा उसका होता है नपुंसक लिंग का इदम और इयम होता है स्त्रीलिंग का। स्त्रीलिंग का यदि यह है तो होगा इयम और यदि पुल्लिंग का है तो होगा अयम। तो यह सुंदर चित्र है, चित्र क्या है नपुंसक लिंग है, तो यह की संस्कृत यहाँ पर होगी इदम। क्या होगा? इदम। इदम सुंदर का सुंदरम। चित्र है यानी कि एक चित्र की बात हो रही है तो सुंदरम, चित्रम, अस्ति होगा आ रहेगा इसलिए चित्रम अस्ति। तो ये हुआ
इदम सुंदरम चित्रम अस्ति, यह इदम माने यह, सुंदरम माने सुंदर, चित्रम माने चित्र, अस्ति माने है। तो यानी कि नपुंसक लिंग तो इदम, स्त्रीलिंग होगा तो इयम, और पुल्लिंग होगा तो अयम, और तीनों का माने होगा यह, जैसे कि हमने अभी सह, ता और तत् में बताया। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके दो अनुवाद और हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। आइए दो अनुवाद और बचे हैं। जो यह अनुवाद है टा नंबर, यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत पूछता है, कभी राम के साथ, कभी सीता के साथ, ऐसे करके बहुत ज़्यादा पूछता है। और इसमें लोग के होता है तो षष्ठी रामस्य मार देते हैं और गलत हो जाता है, क्योंकि सह अर्थे तृतीया विभक्ति होती है कि जहाँ पर वाक्य में सह आ जाए वहाँ पर होती है तृतीया विभक्ति। तो आइए, राम के सह, इस पे ध्यान देना है। इस सह साथ का संस्कृत होता है सह, क्या होता है सह, और जहाँ पर वाक्य में सह आ जाए तो जिसके साथ जाया जाता है तो वहाँ पर हो जाती है तृतीया विभक्ति। तो राम में कौन सा विभक्ति लगेगा, तृतीया, और तृतीया में ये बनेगा रामेण। तो रामेण सह लक्ष्मणः, रामेण सह लक्ष्मणः, अपि, अपि माने भी, अपि माने होता है भी, वन का वनम, वनम गतवान, मत गतवान माने गए, या और आसान कर लीजिए तो लिख दीजिए गतः, वनम गतः, यानी रामेण सह लक्ष्मणः अपि वनम गतः, राम के साथ लक्ष्मण भी वन को गए। इसके बाद लास्ट है इस 2024 के प्रथम पाली का, फल वाले वृक्ष झुकते हैं। तो झुकते हैं फल वाले तो हो जाएगा फलोदगमा, फलोदगमा, फलोदगमा माने जिसमें फल आ गया है, फल वाले। वृक्षाः, वृक्ष झुकते हैं, बहुवचन है तो वृक्षाः। नम्राः, नम्रः भवन्ति, भवन्ति माने होते हैं। तो फलोदगमाः वृक्षाः नम्रा भवन्ति, जो फल वाले वृक्ष होते हैं वो नम्र होते हैं या झुकते हैं। तो ये रहे 2024 के प्रथम पाली के जितने भी अनुवाद पूछे गए थे। अब वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम दूसरे वीडियो में 2024 के जो सेकंड पाली के वीडियो थे, अनुवाद थे, उनको हम पढ़ेंगे। तो सेकंड पाली के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन ऑन करके रखिए, और मिलते हैं पुनः वीडियो में 2024 के जो सेकंड पाली में क्वेश्चन पूछे गए थे वो। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।